हम आप लोगों से जो बात करेंगे कि अभी हाथरस केस जो मैं हैंडल कर रही हैं उस केस के बारे में, क्योंकि डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म से अलग अलग तरीके से लोगों को यूट्यूब के माध्यम से आप सभी लोगों ने सुना। सच्चाई इस केस की मैं बयां करना चाहती हूँ। हालांकि ये मैटर अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन जब मैं उस परिवार से मिली, 3-4 बार मैं मिल चुकी हूँ, डेली उस परिवार से मेरी बात होती है, तो आप लोगों को सच्चाई बताना चाहती हूँ। पहला दिन 14 सितंबर, जिस दिन उस बेटी के साथ मॉर्निंग में ये क्राइम किया जाता है, जब वो काम कर रही होती है खेत में, क्राइम किया जाता है, उसके बाद उसका भाई इमीडिएटली अपनी बहन को अपनी माँ के साथ जैसे तैसे उसकी बुरी बेहोशी की हालत में, कंडीशन में वो लेकर के जाते हैं चंदपा पुलिस स्टेशन, जो कि हाथरस में है। वहां जब वो लेके जाते हैं, वो बेटी बैठ नहीं पा रही है, उसकी कंडीशन इतनी खराब है क्योंकि जो उन लोगों ने गला दबाया, जो दोषी हैं, उन्होंने जब ये गला दबाया तो उस बेटी की जीभ निकल आई और उसके दांतों से उसकी जीभ इतनी बुरी तरीके से डैमेज हो गई कि वो बोल भी नहीं पा रही थी। गला दबाया, गला दबाते वक्त अगर 3-4 व्यक्ति उसका गला दबा रहे हैं, उसको पूरी, वो बेटी नेकेड थी, पड़ी हुई थी, उसकी माँ ने देखा तो उसका ये बैकबोन, यहाँ से जो हड्डी थी वो टूट गई, कमर में फ्रैक्चर। जब गला दबाया तो माइंड में ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गई, वो बेटी एकदम पैरालाइज हो गई। जब वो इतनी बुरी कंडीशन में वो बेटी बैठ नहीं पा रही है, और वहां पर जब वो लोग चंदपा पुलिस स्टेशन में लेके गए तो पहली पुलिस की ड्यूटी थी कि उस बेटी को इमीडिएटली प्राइवेट जो पुलिस का व्हीकल होता है उसमें ले जाएं, जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल है उसमें इलाज कराएं, उसका बयान दर्ज करें, उसके बयान के आधार पे एफआईआर दर्ज करें। लेकिन इस केस में आप देखेंगे वो बेटी लेटी हुई है, वहां पर जमीन में लेटी हुई है। मतलब हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, आसमान में उड़ने लगे। एक पीड़ित बेटी जिसके साथ रेप हुआ है, उसको जमीन में थाने के प्रीमाइसेस में, कैंपस में आप लिटाए हुए हैं, कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, ना उसका स्टेटमेंट लिया जा रहा। वो तो जो वीडियो है वो किसी और ने बनाया। अब मैं बात करती हूँ हाथरस केस की, कि वो बेटी लेटी हुई है और वहां पर उसके भाई से कहा जाता है कि आप जल्दी से, क्या हुआ है आपकी बहन के साथ, जल्दी से लिख करके दीजिए। तब तक वो भाई अपनी बहन से बात नहीं कर पाता है, उसकी माँ ठीक से नहीं समझ में आता है कि उसकी बेटी के साथ क्या हुआ है। सिर्फ ये दाग दिखाई पड़ते हैं, बेटी के कपड़े नहीं थे, बेटी को ब्लड निकल रहा था। उनको नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्या करें। एक तरफ उसकी बुरी कंडीशन, दूसरी तरफ इस सिचुएशन में कोई कहेगा कि आप जल्दी जल्दी सारी चीजें लिख करके दे दो। वो भाई, उसका माइंड क्या इतना स्टेबल होगा कि वो बैठ करके हर चीज को डिस्क्राइब करके लिखे। वो पहली जो कंप्लेन है मीडिया में आई, आप देखिए, हार्डली 50 वर्ड्स में लिखी हुई वो कंप्लेन है, जिसमें वो पूरी बात भी नहीं लिख पाया है। और उसके आधार पर ये लोग का कहना है कि जो भाई ने लिखा उसको हमने एफआईआर में कन्वर्ट कर दिया। उस बेटी का स्टेटमेंट क्यों नहीं लिया? वो स्टेटमेंट आप लोग मीडिया में देखिए कि वो स्टेटमेंट मीडिया में वो बेटी कह रही है कि मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई और हमने अपने आप को बचाने की कोशिश की तो मुझे गला दबा दिया गया, मेरी ये कंडीशन की गई। देखिए पुलिस की नेग्लिजेंसी की। और ये लोग कहते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो एफआईआर होती है, एफआईआर का जो फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का मतलब तो ये भी होता है कि अगर हम रोड से निकल रहे, कोई व्यक्ति अगर रोड के किनारे बुरी कंडीशन में पड़ा हुआ है, तो मैं आगे अगर थाना है मैं वहां जाकर के बोल देती हूँ कि कोई व्यक्ति पड़ा हुआ है, आप लोग जाकर के देख लीजिए, उसकी बुरी कंडीशन है। इसको क्या आप फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट मांगेंगे? वो हमने उनको इन्फॉर्म कर दिया, लेकिन जब तक उस पीड़ित व्यक्ति से आकर के बात करके उससे पूरी डिटेल में जानकारी नहीं ली जाएगी, तब तक वो जो एफआईआर आप लिख रहे वो अनकंप्लीट एफआईआर है। इस केस में भी वही हुआ, बिना पीड़िता से बात किए एफआईआर लॉन्च हो गई और कह दिया गया रेप नहीं हुआ है। उसके बाद जब वो बेटी को होश आता है वो, और हाँ देखिए, जब उसका ब्रदर वो लिख करके दे देता है तो उस बेटी को, उसका परिवार कहता है मेरी बच्ची को आप हॉस्पिटल में भेजिए, गाड़ी कर दीजिए। कहते गाड़ी नहीं है, जो कॉमन ऑटो होते हैं जिसमें ऑलरेडी 4-5 लोग बैठे हुए हैं,
उस ऑटो में उस बेटी को उसकी माँ उसकी बहन बैठालती है, जैसे तैसे कोशिश करती है, जो कि बैठने की कंडीशन में नहीं है, जिसकी बैकबोन डैमेज हो चुकी है, और उस बेटी को बैठने के लिए कंपेल किया जा रहा है, जो बेहोश की अवस्था में। ये हमारा सिस्टम है। इस सिस्टम से हम उम्मीद करते हैं कि जस्टिस मिलेगा। उसके अलावा अगर हम बात करें आगे, जब वो वहां पर सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, देखा गया उस बेटी को कि वहां पर उसकी बुरी कंडीशन, रेफर कर दिया गया अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में। और अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज की जो रिपोर्ट्स हैं, वो रिपोर्ट्स मेरे पास हैं। बाद में जब ये ट्रायल का मैटर होगा, वो सारा ट्रायल में उन चीजों पर बात होगी। जब मैं इस केस को 20 तारीख से ही फॉलो कर रही थी, 29 को इस पीड़िता की डेथ हो गई, इस बिटिया की हाथरस यहाँ पर सफदरजंग हॉस्पिटल में। लेकिन उससे पहले ही हम केस को हैंडल कर रहे थे, इसको बातचीत कर रहे थे परिवार से। मेरी 27 को बात हुई थी। 20 तारीख से जो भी वहाँ SHO था उससे बात हो रही थी, दरोगा और जो भी वहाँ पर CO थे उन सब से बात हो रही थी। मैं अपडेट ले रही थी। जैसे कि मेरे संज्ञान में जो भी मैटर आते हैं, मैं पूरी एक फाइल तैयार करती हूँ, लिस्ट बनाती हूँ कि कहाँ पर उस केस में क्या हुआ। अगर प्रॉपर FIR लॉन्च हो जाती, सब कुछ हो जाता, तो मैं इंटरफेयर नहीं करती हूँ। अगर ये सारी चीजें नहीं होती हैं तो मैं SHO, CO, SP, DIG, DGP, इवन की उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर या किसी भी राज्य का मैटर हो, वहां तक मैं बात करती हूँ। और ऐसे एक नहीं, मेरे पास सैकड़ों मैटर है। दूसरी बात करें, अलीगढ़ में ट्रीटमेंट चला। अलीगढ़ में एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या लिखवा लिया परिवार से कि लिख दो आप अपने बेटी के इस इलाज से संतुष्ट हैं। अब क्या एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं पता है, डॉक्टर से वो कंसल्ट नहीं कर रहे हैं कि ये रेप पीड़िता को, इस बेटी को जिसकी इतनी बुरी कंडीशन है, उसको बचाना है। परिवार से ये लिखवा करके आप अपनी ड्यूटी से फ्री हो जाते हैं कि आपकी कोई ड्यूटी नहीं। जब वो बेटी की कंडीशन खराब हुई, उसको एम्स के लिए रेफर किया गया। एम्स नहीं, लेकिन भेजा गया। एम्स में बेड खाली नहीं होते हैं, बेड तो बड़े बड़े लोगों के लिए हैं। उसको सफदरजंग हॉस्पिटल भेजा गया। जब सफदरजंग हॉस्पिटल में गए तो वहां के डॉक्टर्स ने कहा इसकी जो समरी है, मेडिकल समरी है, जो MLC है, वो मुझे दिखाइए, जिससे हमें पता चले। कहीं पर भी रेफर किया जाता तो सारे मेडिकल पेपर दिखाने होते कि इस व्यक्ति को प्रॉब्लम क्या है, इसके साथ क्या हुआ है, क्या बीमारी है, हर चीज। लेकिन मेडिकल पेपर नहीं है। तो आप सोचिए कि कितनी एडमिनिस्ट्रेशन की नेग्लिजेंसी। उसके बाद ये बेटी वहां पर एडमिट होती है। इस बेटी की डेथ हो जाती है 29 को मॉर्निंग में 5 बजे। पीड़ित परिवार को इस बेटी की डेड बॉडी नहीं दी जाती है, वहां से निकाल दी जाती है। उसके बाद आप सभी ने देखा, रात में जला दिया जाता है। पुलिस का कहना है कि हमने इसलिए जला दिया क्योंकि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर का इशू था। तो मैं कहूंगी कि ऐसा वहां कुछ भी इशू नहीं था। आप सभी ने देखा है, वो वीडियोज देखे हैं जिसमें करीब 200 से 300 पुलिस ऑफिसर्स हैं, वहां पर पुलिस के लोग थे और परिवार के सदस्य हार्डली 50 से 60 लोग होंगे। क्या 50 से 60 लोग लॉ एंड ऑर्डर को फेल कर लेते? लेकिन अब ये समरी से हम बात करेंगे कि हम उम्मीद करते हैं कि हमारी देश की बेटियां सुरक्षित हो जाएं। उन्नाव का मैटर हुआ था। उन्नाव में वो बेटी जिसको जान से मारने की कोशिश की गई, उसके फादर की पुलिस कस्टडी में हत्या कर दी गई और उसके घर की जो 2 लेडी मेंबर थी उनका भी मर्डर हो गया। ये सिस्टम है हमारा। जब पुलिस कस्टडी में हत्या की जा रही तो हम किससे उम्मीद करेंगे? जो लोग जस्टिस सिस्टम के पार्ट हैं, अगर वो नेग्लिजेंसी दिखाएंगे, वो फैक्ट को मिटाएंगे, वो लोग बाइस्ड होकर के काम करेंगे, या तो वो धर्म के आधार पे काम करेंगे, या तो जाति के आधार पे काम करेंगे, या पितृसत्ता समाज से बाइस्ड होकर काम करेंगे, फीमेल को कुछ नहीं समझेंगे, FIR सही सेक्शन में दर्ज नहीं करेंगे, मेडिकल ठीक से नहीं कराएंगे, डॉक्टर्स को धमकाया जाएगा, और फिर उसके बाद जब कोर्ट में मुकदमा जाता है तो कहा जाता है अरे इसमें तो इतने साल लगे, उसमें सालों साल लग जाते। इसको आप जस्टिस सिस्टम कहते हैं। ये सोचने वाली बात है। जब तक ये चीजें नहीं सुधरेंगी तब तक मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी बदलाव आएगा। निर्भया के साथ 2012 में क्राइम हुआ। उसके बाद वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशंस आए 2013 में। देखिए साथियों, वर्मा कमेटी की जो रिकमेंडेशंस आए वो ये आए कि आखिर जब महिलाओं के साथ इतना अपराध हो रहा है तो क्या क्या बदलाव होने चाहिए, क्या नए कानून बनने चाहिए। वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशंस आई, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों की बात की। उन्होंने कहा, उस वर्मा कमेटी में जो कहा गया वो ये कहा गया कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर FIR दर्ज नहीं करता, अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं करता, तो उसके अगेंस्ट सिर्फ उसको सस्पेंड नहीं किया जाएगा, उस व्यक्ति को
उसके खिलाफ भी FIR लॉन्च्ड होगी सीनियर ऑफिसर के परमिशन से, और उस पर भी ट्रायल चलेगा, उसका भी कन्विक्शन होगा। मतलब उसको सिर्फ सस्पेंड नहीं किया जाएगा, जैसे कि हाथरस केस में 2-3 ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया, आज सस्पेंड हुए कल बहाल होकर के आ जाएंगे। ये क्या कोई पनिशमेंट है? सस्पेंड नहीं होंगे। वर्मा कमेटी का कहना है उन पे ट्रायल चलेगा, उनका कन्विक्शन होगा, उनको सजा मिलेगी, वो जेल काटेंगे और नौकरी से तो जाएंगे ही तो जाएंगे। लेकिन आज तक ये रिकमेंडेशंस लागू नहीं हो पाए। आप कितने भी कानून बना लीजिए, अगर वो कानूनों का प्रवर्तन नहीं कराएंगे, उनको लागू नहीं कराएंगे और उनके लिए अगर सही मशीनरी डेवलप नहीं करेंगे, ईमानदारी से लोग काम नहीं करेंगे, संवेदनशील नहीं होंगे, इनकी लायबिलिटी फिक्स नहीं होगी, इनकी जिम्मेदारी, इनकी उत्तरदायित्व फिक्स नहीं किया जाएगा, तब तक बदलाव संभव नहीं है। इसीलिए 2012 में निर्भया के साथ क्राइम होने के बाद क्राइम रुके नहीं है। हाथरस में उस बेटी के साथ क्राइम होने के बाद अभी भी क्राइम नहीं रुके हैं, और आगे कितनी और बेटियों के साथ क्राइम हो रहा है, कोई नहीं रोक पा रहा है। मैंने देखा कि दिन दहाड़े उस बेटी को बल्लभगढ़ पुलिस स्टेशन के अंतर्गत कैसे व्यक्ति गोली मार करके चले जाते हैं, उनको बिल्कुल डर नहीं है। और देखिए, जब इस तरीके का क्राइम होता है तो स्टेटमेंट देखिए, पेपर भी छाप रहा है, क्या लिख रहा है, एक तरफा प्यार में। ये एक तरफा प्यार क्या होता है? अगर कोई किसी को पसंद करता है और वो व्यक्ति उस दूसरे व्यक्ति से जो उसको पसंद नहीं कर रहा उसे जबरदस्ती कर रहा, चाहे वो लड़का हो या लड़की, तो उसको मार देने का अधिकार है क्या? मैं देख रही हूं उस पूरे वीडियो को, आप सभी ने देखा होगा कि अगर वो बेटी, मैं देख रही हूं एक लड़की दूसरी जो वहां पर लड़की है उसके पीछे छुपने की कोशिश करे और वो उसको जबरदस्ती खींच के कार में ले जाने की कोशिश कर रहा है। अगर वो बेटी सक्षम होती, हेल्दी होती, फिजिकली स्ट्रांग होती, मेंटली स्ट्रांग होती, डेयरिंग होती, डरती नहीं, तो मुझे लगता है कि एक बार अगर वो उसके ना प्राइवेट पार्ट पे लात मारती ना जोर से, तो शायद वो व्यक्ति 25 मीटर की दूरी पर गिरता जाकर के और फिर वो कट्टा लेकर के वो उसी को शूट कर देती। इस तरीके की अपनी बेटियों को बनाना है, नहीं उनको बनाना है इनोसेंट। नहीं ये चीज आप बोलिए भैया, जब शादी होती है कहते हो मेरी बेटी तो गऊ है, बहुत सीधी है, सच्ची है, आवाज नहीं निकलती। जिन बेटियों की आवाज नहीं निकलेगी, जो सीधी सच्ची होंगी, जो फिर वो इसी तरीके से मारी जाएंगी, क्योंकि दूसरा वर्ग बहुत स्ट्रांग है, बहुत एक्सपोजर मिला है, चिल्लाता भी है, सुनते हो गला फाड़ फाड़ करके भाषण दिए जाते हैं। कौन देता है ये भाषण? किसका बनाया हुआ ये समाज है? इसमें स्त्रियों की जगह कहाँ है? तो मेरा अनुरोध है, अपने परिवार की हर बेटी को स्ट्रांग बनाइए, उसको इतना स्ट्रांग बनाइए कि जो बल्लभगढ़ में हुआ ऐसा तो कोई किसी बेटी के साथ कर ही ना सके। आप देखेंगे, अगर आप अपनी बेटी को परिवार के अंदर स्ट्रांग नहीं बनाएंगे, ताकतवर नहीं बनाएंगे, उसको आप चुपचाप करा देंगे और दूसरे के सामने ये प्रेजेंट करने की मेरी बेटी तो एकदम सीधी सच्ची है, ऊंची आवाज, जो बेटी ऊंची आवाज में बात नहीं करेगी, उससे कोई अगर बाहर चिल्ला के बात करेगा, उसको छेड़ने की कोशिश करेगा, वो बेटी आवाज नहीं उठा पाएगी। और फिर आप कहते हैं कि समाज में माहौल खराब है। समाज में माहौल अगर खराब है, उसको सही करने की भी उस व्यक्ति की भी जिम्मेदारी जिसके खिलाफ क्राइम हो रहा है। आप अपने घर की बेटी को स्ट्रांग बनाइए। जितना आप बेटों को जिम भेजते हैं ना मसल्स पावर बनाने के लिए, उतना अपनी बेटी को भी खिलाइए, अपनी बेटी को भी बाहर भेजिए, उसको फिजिकली स्ट्रांग बनाइए, मेंटली इतना स्ट्रांग बनाइए कि एक अपने पापा की या मम्मी की डांट से वो आंसू ना बहाने लगे, बल्कि वो जैसे उसका भाई चुपचाप सुन करके जाकर के कमरे में पढ़ने लगता या लेट जाता या मोबाइल चलाता, क्योंकि उस पर असर नहीं पड़ता इन चीजों का। लेकिन एक बेटी को अपने भावनात्मक रूप से इतना कमजोर बना दिया, एक छोटी सी डांट से डर जाती है। जब वो डरेगी तो घर में डर रही है जो बेटी, वो बाहर जाकर के क्या किसी का सामना करेगी? तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, अपनी बेटी को उतना ही निडर बनाइए। और करेक्टर की डेफिनेशन, ये दूसरे लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, छोड़ दिए इन बातों को। समाज हमारी सोच से, हमसे बनता है। आप जो सोचेंगे, आप जो करेंगे, वही उसी से समाज बनेगा। ये समाज कोई ऐसा नहीं हाइपोथेटिकल कोई थॉट प्रोसेस है, कोई अलौकिक चीज है। सब कुछ हम लोग समाज का हिस्सा है, सब कुछ हमने बनाया है। दूसरा मैं बात करूं आप लोगों से कि ये अगर आप करेंगे, और दूसरा कि जो बच्चे हमारे हैं परिवार में, जो हमारे मेल मेंबर हैं, मेल सदस्य हैं, हमारे बच्चे हैं, उनको हम इतना सब बनाएं। आखिर जो लड़का उस बेटी को मार करके गया बल्लभगढ़ में, उसकी क्या सोच थी? उसकी सोच यही थी कि अगर ये हमारे साथ नहीं आई तो हम मार देंगे।
तो आखिर ये जो लड़के जो क्राइम कर रहे हैं ये सोच क्यों रहे हैं ऐसा? इनको कहां से सीख मिल रही है? आखिर ये इनके अंदर डर क्यों नहीं है? इनके अगर अंदर डर नहीं है तो उसका सबसे बड़ा वजह है कि हमारे कानून जो हैं ये हमने बना करके मोटी मोटी किताबें रख तो ली, लेकिन ये कानून कैसे लागू हो इस पर हमने काम ही नहीं किया। हमने वो मशीनरी डेवलप नहीं की, हमने वो पुलिस की इतनी व्यवस्था नहीं बनाई, हमने पुलिस को सेंसिटिव नहीं बनाया कि वो ईमानदारी से काम कर सकें, संवेदनशील होकर काम कर सकें, तुरंत एक्शन लिया जाए। एक केस में जिसमें लड़का किसी लड़की को छेड़ रहा है, उस केस में अगर वो बेटी एफआईआर करती है तो आप सोचिए दूसरे दिन वो बेल पे छूट करके घर आ जाएगा, फिर उसके हौसले और बढ़ेंगे। और जिस केस में छेड़खानी के केस में वो बंदा छूट करके घर आया, वो केस में जो सजा है उसका प्रावधान है 1 से 2 साल, लेकिन वो केस कोर्ट में चलेगा 8-10 साल। सोचिए कैसा हमने सिस्टम बना रखा है, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैसे आप लोगों को मैसेज देंगे कि अगर कोई किसी के खिलाफ क्राइम कर रहा है तो वो किसी भी कंडीशन में नहीं बचेगा, हर हाल में उसको सजा होगी, टाइम बाउंड सजा होगी, 2 महीने के 3 महीने के अंदर में सजा हो जाएगी। ये तो हम डेवलप ही नहीं कर पाए। हम तो, हमारा बहुत ही स्ट्रांग कानून है, इस स्ट्रांग कानून को आप क्या करोगे, उसको लेकर के ढोल बजाओगे, नगाड़े पीटोगे, वही तो पीटा और देश की बेटियां बलि चढ़ती जा रही हैं। ये बात सिर्फ देश की बेटियों के अलावा उन लोगों की भी है कि बहुत उत्तर प्रदेश में खुलेआम मर्डर हो रहे हैं। बहुत जगह पर मैंने देखा कि लड़कों के भी मर्डर किए जा रहे हैं। अभी एक बिहार का कोई मैटर है, मुंगेर का किस जगह का है, मैं जगह का नाम भूल रही हूँ, पूरे परिवार को लोग खत्म कर देते हैं। इस तरीके का ये आखिर पनप क्यों रहा है, हमें इस पर विचार करने की आवश्यकता है। तो इसके लिए जब तक पॉलिटिकल विल पावर नहीं होगी, बदलाव नहीं होगा। पुलिस ऐसे ही काम करती है। आप सोचिए, हाथरस पीड़िता जो बेटी है, ये लोगों के हौसले इतने बढ़ गए कि जहां पर आप बात करते हैं कि अंतिम संस्कार हर किसी का फंडामेंटल मौलिक अधिकार है, उस बेटी को रात में ये लोग केरोसिन डाल के जला रहे हैं, और डीएम कह रहा है कि नहीं वो गंगा जल छिड़का गया था। आप लोगों ने अगर देखा, वीडियो देखिए वो ध्यान से, वो गंगा जल इसको ऐसे ऐसे करके छिड़का जाता है। वो कैन जो है, वो कैन मैंने उस परिवार की सुरक्षित रखाई, अब वो सीबीआई के अंडर है, वो देख रहे, इन्वेस्टिगेशन कर रहे। ये तो इन लोगों की मानसिकता है। डीएम कहता है वहां पर कि अगर आपकी बेटी को कोरोना से मर जाती तो क्या इतना कंपनसेशन मिल जाता। ऐसे ऑफिसर जब ऐसा माइंड सेट लेकर के बैठे, क्या समाज को मैसेज दे रहे हैं, क्या बदलाव करेंगे? क्या उस परिवार ने कभी कंपनसेशन मांगा था जब उसकी बेटी की डेथ नहीं हुई थी? क्या उस टाइम उन्होंने कंपनसेशन मांगा? तुम अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए उस परिवार के आगे कंपनसेशन जैसा एक वो लेकर के आ गए कि नहीं हमें, अब हम क्या करें, चलो कंपनसेशन दे करके हम अपने आप को संरक्षित महसूस कर लेते कि नहीं देखिए हमने कंपनसेशन दे दिया। शर्म आनी चाहिए ऐसे ऑफिसर्स को, और शर्म आनी चाहिए ऐसे सिस्टम को जिनमें ऐसे लोग काम करें, जिनकी ट्रेनिंग मुझे लगता है पता नहीं कैसी होती है। मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, मैं भी कोचिंग कर रही थी। मैं सोचती थी कि लोग जब भी इंटरव्यू होता है उसके लिए हमें प्रिपेयर होना है, तो कहा जाता है इतना सच बोलना है इंटरव्यू में, इतना झूठ बोलना है। हमें हमारी अपब्रिंगिंग सोसाइटी में, परिवार से लेकर के, समाज से लेकर के, हमारे जो ट्रेनिंग सेंटर है, सिस्टम में फिट बैठना। सिस्टम में फिट बैठने का भाई क्या मतलब है कि सिस्टम अगर गलत कर रहा है तो नए लोग, जो बच्चे जा रहे हैं, नए लोग जा रहे हैं, कुछ बदलाव चाहते, उनको भी उस गलत सिस्टम को एक्सेप्ट कर लेना, एडॉप्ट कर लेना है, उसमें फिट हो जाना। इसको कहते हैं सिस्टम में फिट बैठना। ये कौन सा सिस्टम की बात कर रहे हैं? हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, हमें आजाद हुए इतना समय हो गया। आखिर क्यों नहीं लोग इंसानियत के साथ काम करते हैं? आखिर वो लोग पद पर बैठ करके क्यों ठीक से काम नहीं करते? हमारे संविधान का तो कहीं पालन ही नहीं होता है। अगर पालन हो रहा होता तो शायद देश की 49% आबादी भी सुरक्षित होती, और जो डीएम इस तरीके की बकवासबाजी करते वो बकवासबाजी नहीं करते। आप लोगों ने देखा एडीएम जो था कह रहा है आपको जाने का अधिकार नहीं। अरे भैया, आर्टिकल 19 में हमारा फंडामेंटल राइट है, हम भारत के किसी भी कोने में फ्रीली मूव कर सकते हैं। अगर मेरे से किसी की सिक्योरिटी का इश्यू नहीं है, अगर मैं जाती वहां पर, जिस परिवार ने मुझे बुलाया था, तो इनका कौन सा वहां पर समस्या खड़ी हो जाती। लेकिन ये कहते 144 लगी हुई है। 144 जो सीआरपीसी की धारा है उसका प्रोविजन है कि कर्फ्यू लगा दिया जाता है, एक जगह पर एक से ज्यादा लोग, 4 से ज्यादा लोग मूव नहीं कर सकते हैं। मैं तो अकेली जा रही थी, लेकिन एडीएम का व्यवहार देखा, हमें मर्यादा सिखा रहा। इस देश की बेटियों को ही इन्होंने मर्यादा सिखाई है। मर्यादा सबसे ज्यादा ताक पे इन्होंने ही रखी है। विकृत समाज पितृसत्तात्मक सोसाइटी ने बनाया हुआ। कितना इस देश की बेटियों ने, या जो भी महिलाएं हैं,
कितना हम लोगों ने साहित्य लिखा, कितना हम लोगों ने वेद पुराण रामायण महाभारत या गीता कुरान क्या हम लोगों ने लिखा, सब कुछ आप लोगों ने लिखा है, सब कुछ पुरुषों के द्वारा लिखा गया है, पूरा सिस्टम पुरुषों के द्वारा बनाया गया है। फिर इस सिस्टम में इतनी कमियां क्यों हैं? क्योंकि आपने अपनी सर्वश्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए स्त्रियों को दोयम दर्जे का बना दिया। आपने उसको देवी बना दिया, दुर्गा बना दिया, सती सावित्री बना दिया, इंसान कभी नहीं बनने दिया। तो ये जो लड़ाई है साथियों, ये आपके परिवार की बेटी के लिए भी मेरी लड़ाई है। उसको सक्षम बनाइए, उसको आगे बढ़ाइए, उसको इस काबिल बनाइए, ये सिस्टम सुधरेगा। आज मैं सैल्यूट करती हूँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय को कि उन्होंने हाथरस केस में जो पीड़ित परिवार है उनको सीआरपीएफ की सुरक्षा दे दी है, जिसकी डिमांड की थी हम लोगों ने। तो उनको अब वो सीआरपीएफ की उनको सुरक्षा मिल चुकी है। 2 नवंबर को लखनऊ बेंच में सुनवाई है। हमने अदर जो भी मांगे रखी हैं, उम्मीद करते हैं इस पीड़ित परिवार के साथ हम हैं, आप सभी लोग साथ देंगे। किसी के भी घर की वो बेटी हो सकती थी और वो दरिंदे किसी के भी हमारे ही समाज का हिस्सा है। तो ऐसे लोगों को सजा दिलाना ये सामाजिक दायित्व है, ये सिर्फ इंडिविजुअल दायित्व नहीं है, ना सिर्फ ये मेरा दायित्व है, ना सिर्फ उस परिवार का। इसके लिए कलेक्टिवली सबको लड़ना पड़ेगा, जिससे आपकी आगे आने वाली पीढ़ी भी सुरक्षित होगी। आपकी बेटी के लिए भी आप, मुझे लगता है किसी दूसरी की बेटी के लिए आवाज उठाएंगे तो निश्चित रूप से आपकी बेटी के लिए भी आप इनडायरेक्ट वे में आवाज उठा रहे हैं, या जो बेटी इस दुनिया में नहीं आई है उसके लिए भी आवाज उठा रहे हैं। तो आप लोगों से काफी देर मैंने बात की। अगर ये वीडियो ठीक लगा हो, ये बात मेरी ठीक लगी हो, तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप इसको जरूर शेयर करें। आप लोगों से मिलकर के मुझे अच्छा लगा।